हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेके आया हूँ जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से असत्य को पहचानना है। जो 4 आईएनसी अधिवेशन दिए गए हैं, बात करें 1885 का पहला अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं, बिल्कुल सही। 1905 का सरोजनी नायडू, तो 1905 में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता नहीं करी थी, बल्कि सरोजनी नायडू अध्यक्षता करती है 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ये फर्स्ट महिला भारतीय होती है। मैंने बताया था कि फर्स्ट महिला जो बनी थी वो तो 1917 में बन गई थी कलकत्ता अधिवेशन में, एनी बेसेंट। लेकिन अगर बात करें पहली भारतीय महिला की, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता करी थी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। 1938 का सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता करी थी, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। और 1916 अंबिका चरण मजूमदार, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसमें क्या होता है कि पुनः एकीकरण होता है कांग्रेस का, जो कि गरम दल नरम दल में बढ़ चुकी थी, जबकि वो अलग हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्षता करी थी रास बिहारी घोष ने। तो आपका असत्य वाला जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी दादा भाई नेहरू जी, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात करें इंडियन ओपिनियन पत्र की, तो ये निकाला गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया था। बात करें बिपिन चंद्र पाल की, तो बिपिन चंद्र पाल ने एक पत्रिका निकाली थी परिदर्शक, और एक पत्रिका निकाली थी न्यू इंडिया। जबकि जो दादा भाई नेहरू थे, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था राष्ट्र गोफ्तार, राष्ट्र गोफ्तार, और एक अन्य निकाला था सत्यवादी। अगर पूछा जाए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसमें आ जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और अगर पूछा जाए गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के साथ साथ किस और महापुरुष के भी गुरु थे, तो ये अन्य जो अली जिन्ना जो थे, इनके भी राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। इन्हें ही महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात। तो गांधी जी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इनके राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो इंडियन ओपिनियन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरों के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है। हीरो के लिए प्रसिद्ध जगह, ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी कोलार, ऑप्शन सी धनबाद, एंड ऑप्शन डी खेतड़ी। तो हीरो के लिए जो प्रसिद्ध जगह है भारत में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पन्ना, मध्य प्रदेश। जबकि जो कोलार कर्नाटक वाला जो एरिया पड़ता है, ये सोने के उत्पादन के लिए फेमस है। जबकि जो धनबाद है, ये आपके कोयला के लिए जाना जाता है, धनबाद कोयला उत्पादन के लिए, झारखंड। इसे ही भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है, धनबाद को ही भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। जबकि जो खेतड़ी राजस्थान है, ये आपके तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो हीरो के लिए प्रसिद्ध जो जगह हो जाएगी भारत में, वो हो जाएगी पन्ना एमपी वाली। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग, एंड ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। बात करें हर्यक वंश के संस्थापक की, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा। यह हर्यक वंश का संस्थापक था। इसके बाद इसका पुत्र अजात शत्रु शासक बना, अजात शत्रु। इसके बाद नाम आता है उदयन का, और अंत में नाम आता है नागदशक। तो ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार मौर्य वंश का एक शासक था। जबकि शिशुनाग शिशुनाग वंश का संस्थापक था।
मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य पूछा जाए तो वो भी हर्यक वंशी होगा, जबकि जो दूसरा साम्राज्य था वो शिशुनाग वंश था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। और इनके बाद ही, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ही बिंदुसार अगला शासक बना था। और बिंदुसार के बाद अगला शासक था अशोक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। चलेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी सांबर झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील एंड ऑप्शन डी डल झील। बात करें खारे पानी की सबसे बड़ी झील की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील। चिल्का झील एक लैगून झील है जो कि आपके उड़ीसा के समुद्री तट पर पाई जाती है, जबकि जो सांबर झील है ये आपके राजस्थान में पाई जाती है। बात करें पुलिकट झील की, तो पुलिकट झील भी एक लैगून झील है। ये आपके तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पाई जाती है। बात करें डल झील की, तो ये आपके जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आ जाती है। एक चीज़ और है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाएगा तो वो तो चिल्का झील हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये आपका वूलर झील हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, सुनील गावस्कर जो कि क्रिकेटर हैं, इनकी आत्मकथा का नाम क्या था? ऑप्शन ए सनी डेज, ऑप्शन बी गोल्डन गर्ल, ऑप्शन सी प्लेइंग टू विन एंड ऑप्शन डी प्लेइंग इट माई वे। बात करें सुनील गावस्कर की आत्मकथा जो थी, इस ये थी ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा सनी डेज। बात करें गोल्डन गर्ल जो आत्मकथा थी, ये थी पीवी सिंधु की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीवी सिंधु का एक अन्य नाम क्या है? तो इनका अन्य नाम है पायोली एक्सप्रेस। पायोली एक्सप्रेस इन्हें कहा जाता है। प्लेइंग टू विन जो आत्मकथा है, ये है साइना नेहवाल की, जबकि प्लेइंग इट माई वे ये आपके है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। तो सुनील गावस्कर की आत्मकथा का नाम हो जाएगा सनी डेज, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी थाइमिन एंड ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। बात करें विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रेटिनॉल दिया गया है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है, जबकि जो थाइमिन है ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है, जबकि जो टोकोफेरॉल है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और के का पूछा जाए तो के का है आपके पास फिलोक्विनोन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि विटामिन डी इसका है। और कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा रेटिनॉल, बी का हो जाएगा थाइमिन, सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, डी का हो जाएगा कैल्सीफिरॉल, ई का हो जाएगा टोकोफेरॉल एंड के का हो जाएगा फिलोक्विनोन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 16 अगस्त एंड ऑप्शन डी 16 नवंबर। तो आपका विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक प्रोटोकॉल होता है, एक समझौता हुआ था मॉन्ट्रियल सम्मेलन, जो होता है 16 सितंबर 1987 को। पूछा जाए मॉन्ट्रियल जो जगह है ये कहाँ स्थित है, तो ये कनाडा में स्थित है। और सेंट लॉरेंस एक नामक नदी है, इस नदी के तट पर स्थित है मॉन्ट्रियल। तो यहीं पर मॉन्ट्रियल सम्मेलन होता है 16 सितंबर 1987 को, जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। तो इसलिए 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें अगर पूछा जाए पहला ओजोन दिवस कब मनाया गया था फर्स्ट, तो ये आपने 1995 टिक करना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला दिया गया है, केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी मुंबई। बात करें केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में स्थित है ये। बात करें नई दिल्ली में कुछ और इम्पोर्टेंट संस्थानों के बारे में, तो इसमें जैसे नाम आता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ये भी नई दिल्ली में स्थित है। जबकि यहीं पर भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान भी स्थित है आपका। जबकि एक और संस्थान अगर इम्पोर्टेंट पूछा जाए तो ये है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। विज्ञान संस्थान भी यहीं पे, मौसम विज्ञान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये तीनों के तीनों नई दिल्ली में स्थित है। बात करें कलकत्ता में, तो कलकत्ता में एक इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ये आपका कलकत्ता में स्थित है। जबकि पूछा जाए एक और, तो वो आपका है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये दोनों है आपके कलकत्ता में, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। अगर हैदराबाद में बताएं तो हैदराबाद में आपका आता है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। जबकि मुंबई में अगर कुछ इम्पोर्टेंट संस्थानों की बात करें, तो इसमें जैसे नाम आता है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, तो ये आपका मुंबई में आता है। तो इस तरह से केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1949 एंड ऑप्शन डी 1959। बात करें राष्ट्र आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो पहले तो इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। एक समिति आती है यंग हिल्टन कमीशन, इसकी सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो होता है वो होता है 1 जनवरी 1949 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो अभी मुंबई में स्थित है। जबकि इससे पहले आपका कलकत्ता में स्थित था। अगर ये पूछा जाए कि मुंबई में जो है मुख्यालय है वो कलकत्ता से मुंबई कब शिफ्ट किया गया है, तो ये शिफ्ट किया जाता है 1937 में, 1937 में शिफ्ट किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई के पहले गवर्नर, तो इसमें नाम आता है ओशबोर्न स्मिथ का। अगर पूछा जाए पहले भारतीय गवर्नर, तो इसमें नाम आता है शीडी देशमुख का। अगर पूछा जाए वर्तमान गवर्नर जो है हमारे, तो वो है शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के हैं। तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए सितार वादक, ऑप्शन बी तबला वादक, ऑप्शन सी सरोद वादक एंड ऑप्शन डी संतूर वादक। पंडित रविशंकर जो है आपके एक ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सितार वादक थे। कुछ इम्पोर्टेंट जो है फेमस फेमस नाम डिस्कस करेंगे, जैसे सितार वादक में एक और नाम आता है आपके विलायत खान या विलायत खां। जैसे तबला वादक में जाकिर हुसैन, तो आपने सुना ही होगा, जाकिर हुसैन एक नाम आता है। और इसके साथ ही एक नाम आता है किशन महाराज का। बात करें सरोद वादक में, तो सरोद वादक में एक नाम आता है अमजद अली खान का, अली खां। और एक अन्य नाम आता है विश्वजीत राय चौधरी, विश्वजीत राय चौधरी, इनका नाम भी आता है इसमें। जैसे संतूर वादक में बात करें, तो इसमें एक ही इम्पोर्टेंट नाम आता है भजन सोपारी। तो पंडित रविशंकर आपके सितार वादक हो जाएंगे। एक और सितार वादक का नाम यहाँ पे लिखा गया विलायत खान, विलायत खां।
अगला है तबला वादक। तो तबला वादक में दो इंपॉर्टेंट नाम आ जाते हैं आपके, जाकिर हुसैन और किशन महाराज। सरोद वादक में पूछा जाए तो अमजद अली खां और विश्वजीत राय चौधरी। और संतूर वादक में आपका एकमात्र इम्पोर्टेंट है, वो है भजन सुपारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 1993। अगला है 12 नवंबर 1993। अगला है 12 सितंबर 1992। एंड अगला है 12 अक्टूबर 1992। तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो आपकी होती है वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 12 अक्टूबर 1993 को होती है मानवाधिकार आयोग की स्थापना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें नाम आता है आपके रंगनाथ मिश्र का। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है रंगनाथ मिश्र का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बुक का नाम दिया गया है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये किसकी है? ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला एंड ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। बात करें हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। जो आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी भी, इनकी एक बुक का नाम भी है माई कंट्री माई लाइफ, ये भी लाल कृष्ण आडवाणी की एक बुक का नाम है। जबकि जो नेल्सन मंडेला है इनकी तो एक ही बुक है काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जबकि अब्दुल कलाम आज़ाद की तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे इंडिया विंस फ्रीडम। अगला है विंग्स ऑफ फायर, ये भी इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है, विंग्स ऑफ फायर। और एक और है जैसे इग्निटेड माइंड। तो ये तीन बुक हो जाएंगे अब्दुल कलाम आज़ाद की। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो पुस्तक, ऑप्शन नंबर ए। लाल कृष्ण आडवाणी की माई कंट्री माई लाइफ, नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और अब्दुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम, विंग्स ऑफ फायर और इग्निटेड माइंड इनकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दाग एवं हुलिया प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी एंड ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो दाग और हुलिया प्रथा जो आपकी शुरू की थी वो करते हैं शुरू अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की जाती है। जबकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाग और हुलिया जो प्रथा थी इसे प्रभावी रूप से किसने चलाया था? तो इसे प्रभावित किया था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक इसे प्रभावी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न जो आपका है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पहले तो ये देख लेते हैं। स्थापना होती है 28 मई 1990 को। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, इस समय प्रधानमंत्री थे। तो अंतर्राज्यीय परिषद आपका आता है आर्टिकल 263 के तहत। तो इसकी स्थापना जो करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है आपकी, इसके गठन की सिफारिश कौन करता है? तो उसमें नाम आता है आपके सरकारिया आयोग इसकी सिफारिश करता है। पूछा जाए इसमें प्रतिवर्ष कितनी बैठकें होती है? तो इसमें पर ईयर 3 बार जो है बैठकें होती है, और जिनमें मिनिमम 10 सदस्य, तो आपको पता ही होगा 1/10 या 10 सदस्य। इसमें बात करें आपके अध्यक्ष की, तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष होता है अंतर्राज्यीय परिषद का। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990, वीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, आर्टिकल 263 में दिया गया है। सरकारी आयोग की सिफारिश पर स्थापना हुई थी। पर ईयर जो है 3 बार इनकी बैठकें होती है, और 10 सदस्य कम से कम होते हैं इसमें। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।